आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग जाए। महल के नीचे बने तहखाने के पिछले हिस्से में जोरों शोरों से तंत्र प्रक्रिया की जा रही थी। इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था। जहां महल के ऊपर के हिस्से में खुशियों का माहौल था, तो वहीं नीचे के हिस्से में एक अलग ही मनहूसियत छाई हुई थी। इस तंत्र प्रक्रिया ने सोई हुई कई अतृप्त आत्माओं को जगा दिया था, जिनकी कुल की वृद्धि के नाम पर बलि दी गई थी। ज्यादा रात हो जाने की वजह से घर के बाकी लोग सोने जा चुके थे, जबकि एक कमरे में बैठकर घर के बच्चे बातें कर रहे थे। अच्छा उन्नति, तुमने बताया नहीं तुम पाठ से कैसे मिली? उन्नति के भाई कार्तिक ने उसकी तरफ तकियां फेंक कर पूछा। बताया तो आपने भी नहीं कभी कि आप दिशा भाभी से कब और कहाँ मिले। उन्नति ने मुंह बनाकर कहा। काश ये सवाल तुम लोग अर्जुन से भी पूछ पाते, नंदिनी ने अर्जुन को चिढ़ाने के लिए कहा। हम लोग कैसे मिले इसके बारे में तो आप सबको अच्छे से पता ही है, जवाब में रावी बोली। अर्जुन गौर से उन सब की बातें सुन रहा था। उसकी नजरें नंदिनी पर थी, जिसकी तरफ वो ना चाहते हुए भी आकर्षित हो रहा था। उसे नंदिनी में वो सभी खूबियां नजर आ रही थी जो उसे अपने आइडियल लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। गाइस, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अर्जुन वहां से उठकर जाने लगा। तभी रावी ने उसे रोकने के लिए कहा। रुक जाइए ना अर्जुन जी, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। हाँ अर्जुन जी, रुक जाइए ना, रावी जी रोक रही हैं तो आपका रुकना तो बनता है, नंदिनी ने कहा। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां बैठ गया। वो लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रावी की नजरें अर्जुन की तरफ, तो अर्जुन की नज़र नंदिनी पर टिकी हुई थी। उन्नति अपनी और पाठ के बारे में बताते हुए बोली। सेम स्ट्रीम में होने की वजह से हम दोनों एक सेमिनार में पहली बार मिले थे। हम लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप भी कॉमन था, इस वजह से फ्रेंड्स बन गए और साथ टाइम स्पेंड करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दैट्स गुड उन्नति, पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी और नंदिनी की फ्रेंडशिप कैसे हुई? अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखकर पूछा। अरे, उसके पीछे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हेजल ने हंसकर कहा। उन्नति और हेजल ने एक दूसरे से हाई फाई की, जबकि नंदिनी चुप हो गई। इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी वो। चलो सोते हैं ना गाइस, काफ़ी रात हो गई है, नंदिनी ने बात को टालने के लिए कहा। ऐसे कैसे सोते हैं? जब हेजल जी बोल रही हैं कि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हमारे मन में उसे सुनने की इच्छा जाग गई। बताइए ना उन्नति दीदी, आप लोगों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? आप लोगों को देखकर लगता है आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, रावी ने सब जानने की जिद की। हाँ, बॉन्ड तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों को मिले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहली बार में हमारी दोस्ती में एक मीठी सी तकरार से हुई थी। उन्नति उन लोगों को अपनी और नंदिनी की दोस्ती के बारे में बता रही थी। तभी पार्थ ने बीच में बोलते हुए कहा। उसे मीठी तकरार नहीं मैडम, खट्टी तकरार बोलते हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें नंदू से फ्रेंडशिप करने के लिए कन्विंस कर लिया। मुझे तो पहली बार में ही समझ आ गया था कि वो दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या थी? कार्तिक ने पूछा। पता नहीं, इसने कोई ऐसी किताब पढ़ी थी जिसमें हमारे प्रतापगढ़ का जिक्र था। ये लाइब्रेरी में मिस्टर राजपूत से उस बुक के बारे में डिस्कस कर रही थी और मैंने उसके मुंह से प्रतापगढ़ का नाम सुना, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ। फिर तो मैडम ने आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे मेरे साथ प्रतापगढ़ आने के लिए तैयार हो गई। उन्नति की बात सुनकर वो हंसने लगी, जबकि नंदिनी मुंह बनाकर उसकी तरफ देख रही थी। क्या ज़रूरत है इनको ये सब बताने की, उसने कहा। पहली बार में तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था कि बिना सोचे समझे और जान पहचान के ये मेरे साथ प्रतापगढ़ आने के लिए तैयार कैसे हो सकती है। लेकिन अगले दिन आकर जब इसने सॉरी कहा और पार्थ ने समझाया तो हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैं और नंदू बचपन से फ्रेंड्स हैं। जब नंदिनी और उन्नति की फ्रेंडशिप हुई तो हम तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। हेजल ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। क्या था उस बुक में जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें प्रतापगढ़ आना था? अर्जुन ने पूछा। कुछ भी नहीं था, नंदिनी ने बात को टाल दिया। ठीक है, आपको नहीं बताना तो मत बताइए। रात के 2 बज रहे हैं, अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। अगर घर के बड़ों ने देख लिया तो अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी, कार्तिक ने कहा। सबने उसकी बात पर हामी भरी और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्जुन के मन में नंदिनी के साथ उस किताब से जुड़ी बातें भी मन में अटक गई थी, तो वही नंदिनी को अब भी किताब और राजकुमारी नंदिनी से जुड़ी बातें याद आने लगी। नंदिनी अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार उसके चेहरे के आगे राजकुमारी नंदिनी और उस किताब का कवर पेज घूम रहा था।
क्या मैं यहाँ किसी से पूछूं कि राजकुमारी नंदिनी कौन थी? इस टाउन में सिर्फ यही एक राजमहल बना है। अगर उस बुक में लिखी कहानी सच थी, तो क्या इस महल में उनकी बलि दी गई थी? उस किताब के हिसाब से इस घर की पहली बहू की बलि दी जाती है, लेकिन उर्मिला आंटी, जानकी आंटी और साक्षी भाभी ये तो अपने हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन और कार्तिक की भी शादी होने वाली है, क्या उनकी वाइफ्स की भी बलि दी जाएगी? नंदिनी के मन में हजारों सवाल घूमने लगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी नंदिनी को नींद नहीं आई और उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही थी। वो अपने बिस्तर से उठी और बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि अर्जुन भी अपने कमरे से निकलकर कहीं जा रहा था। अर्जुन इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रहा है? नंदिनी ने सोचा और अर्जुन के पास जाने लगी। अर्जुन, उसने पीछे से अर्जुन को आवाज लगाई तो उसने मुड़कर देखा और हैरानी से कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी तो इतनी रात को बाहर निकले हो। नंदू, यहाँ रात को महल में निकलना सेफ नहीं है। चलो जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अर्जुन उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे कमरे में भेजने लगा। फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट कॉल मी नंदू। इस नाम से मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वाले ही बुलाते हैं। एंड सेकंड थिंग, जब तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी अपने कमरे में नहीं जाने वाली। नंदिनी वहीं पर खड़ी होकर उससे बहस करने लगी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। ज़रूरी नहीं है हर बात पर जिद की जाए या बहस। तुम अपने कमरे में जा रही हो या मैं माँ को बुलाऊं? ये दोनों वहाँ खड़े होकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी अर्जुन का दोस्त गौरव वहाँ आया। अरे, यहाँ तो कोल्ड वॉर चल रहा है, गौरव ने मजाक के तरीके से कहा। तुम थे कहाँ पूरे दिन से? मुझे लगा तुम वापस चले गए होगे। अरे, ऐसे कैसे वापस जा सकता हूँ? पहले तो सिर्फ घूमने आया था, लेकिन अब सुना है तुम शादी कर रहे हो। अब तुम्हारी बर्बादी देखे बिना यहाँ से चला जाऊं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छे दोस्त सुख में ना सही दुख पे जरूर काम आते हैं। हाँ, उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। अर्जुन ने देखा गौरव और नंदिनी उस पर हंस रहे थे। मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। अगर शादी आप अपनी की मर्जी के खिलाफ हो तो वो बर्बादी ही कहलाती है। अच्छा अर्जुन, एक बार के लिए हमारे सभी बहस और झगड़ों को भूल जाओ और दिल से बताओ, क्या तुम्हें सच में रावी पसंद है? नंदिनी के पूछने पर अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा, शी इज डैम इरिटेटिंग। अब तो हो गया बेड़ा गर्क। मैं तो कहता हूँ अभी भी मौका है। आधी रात है, चल वापस दिल्ली चलते हैं। बोल देंगे इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से निकलना पड़ा। गौरव ने सुझाव दिया। मुझे भी तुम्हारे फ्रेंड का आइडिया अच्छा लगा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, लेकिन हमें तुम तीनों का ही प्लान अच्छा नहीं लगा। पीछे से उर्मिला देवी की आवाज़ आई तो वो तीनों चौंक गए। उन्होंने हॉल की लाइट जलाई। उन्हें देखकर नंदिनी, अर्जुन और गौरव ने अपनी नजरें झुका ली। इतनी रात को तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? उर्मिला देवी ने सख्त आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं माँ, वो हम लोग बस सोने ही जा रहे थे, अर्जुन ने जवाब में कहा। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा अर्जुन, लेकिन रावी एक अच्छी लड़की है। एक ही बार मिलकर तुम उसको ऐसे जज नहीं कर सकते हो। माँ, मैं उसे जज कहाँ कर रहा हूँ? बेशक रावी एक अच्छी लड़की है, पर शी इज़ नॉट माई टाइप। अगर आपके टाइप की नहीं है तो आप उसे अपने टाइप के बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार एक लड़की को ही बदलना पड़े। तुम भी उसके रंग में रंग सकते हो, उर्मिला देवी ने उसे समझाते हुए कहा। उन दोनों की बातचीत नंदिनी और गौरव चुपचाप सुन रहे थे। अर्जुन बार बार उन्हें रावी से शादी के लिए मना कर रहा था, जबकि वो उसे शादी करने के लिए समझा रही थी। रावी हम सबको पसंद है अर्जुन, तुम कल का दिन उसके साथ बिताओ, उसे शॉपिंग वगैरह करवाओ। परसों तुम दोनों की सगाई है। उर्मिला देवी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या? उनकी बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या पहले की तरह आप अब भी चुप रहेंगी, सब कुछ जानते हुए भी? अर्जुन आगे बोलता उससे पहले उर्मिला देवी ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहती थी अर्जुन नंदिनी और गौरव के सामने कुछ कहे, लेकिन अर्जुन काफी गुस्से में था। इससे अच्छा तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं, अर्जुन ने कहा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तुम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाओ, हम अर्जुन को समझा देंगे, कहकर उर्मिला देवी वहाँ से जाने लगी। लेकिन नंदू उनके आगे आ गई और कहा, समझने की ज़रूरत उसे नहीं आपको है आंटी। उसे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। शादी कोई मजाक नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हूँ ये कहना आसान होता है कि अगर किसी रिश्ते में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ, लेकिन अलग होना आसान नहीं है। जब आप पहले से ही किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं तो बेवजह उसमें बंधकर क्यों ज़िंदगियों को बर्बाद करना।
आंटी, मैं भी नंदिनी की बात से सहमत हूँ। मैं और अर्जुन पिछले 3 साल से साथ में हैं और मैं उसकी चॉइस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ। उसे पहली नज़र में कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो उसे बाद में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो आपका बेटा है, आप उसे बेहतर समझती होंगी। मैं ये नहीं कहता रावी एक अच्छी लड़की नहीं है या वो अर्जुन के पार्टनर बनने के लायक नहीं है, लेकिन जब अर्जुन को इस शादी से कोई उम्मीद और खुशी नहीं है तो मुझे नहीं लगता ये शादी एक राइट डिसीजन होगा। नंदिनी के बाद गौरव ने भी अपनी राय रखी। उन दोनों को लगा शायद उनकी बातें सुनकर उर्मिला देवी समझ गई होंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उन्हें बिना जवाब दिए वहां से अपने कमरे में चली गई। अर्जुन ने जैसे तैसे हिम्मत करके उर्मिला देवी के सामने अपनी दिल की बात रखी। वो रावी से शादी नहीं करना चाहता। नंदिनी और अर्जुन का दोस्त गौरव भी उस वक्त उनके पास मौजूद था, इसीलिए उन दोनों ने अर्जुन का साथ देते हुए उर्मिला देवी को समझाने की कोशिश की। नंदिनी और गौरव को लगा उर्मिला देवी उनकी बातों से समझ गई होंगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा ये हमारे कहने पर समझ जाएंगी, लेकिन ये तो, नंदिनी ने निराश होकर कहा। मैंने भी यही सोचा था। आंटी के रिएक्शन से तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमारी बातों को सुनकर भी नहीं सुना, गौरव ने जवाब दिया। अब मुझे समझ आया अर्जुन ने अब तक अपने दिल की बात इन लोगों को क्यों नहीं बताई। इन्हें बताकर भी क्या फ़ायदा हुआ। उर्मिला आंटी अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हैं। अर्जुन भी उन्हीं का बेटा है। तुम अभी उसे जानती नहीं हो नंदिनी। अगर उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो चाहे कोई कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले, कैप्टन अर्जुन बिल्कुल नहीं मानेंगे, गौरव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि उसकी और अर्जुन की दोस्ती कितनी गहरी है। वो अर्जुन को काफ़ी अच्छे से समझता था। तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी लगती है, नंदिनी ने पूछा। हाँ, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं जितना पुराना तुम्हारा नाम है, गौरव ने मजाक के तरीके से कहा। वैसे लंदन में रहकर लगता नहीं कि किसी का नाम नंदिनी भी हो सकता है। तुम्हें अजीब नहीं लगता? कभी अपने पेरेंट्स से पूछा है कि उन्होंने तुम्हारा नाम नंदिनी क्यों रखा? स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, लेकिन मेरे डैड ने रखा है। मेरे डैड इंडिया से हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इंडिया में इसी तरह के नाम रखे जाते हैं। और तुम मान गई? इसमें ना मानने जैसा कुछ भी नहीं है, नंदिनी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। गौरव ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। मैं उर्मिला आंटी से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम अर्जुन से बात कर सकती हो? उसने पूछा। हम दोनों की कुछ खास बनती नहीं। तुम्हें लगता है वो मेरी बात मानेगा? आज पूरे दिन में मैंने उसे रावी को लेकर बहुत परेशान किया था। ऐसा करते हैं, तुम अर्जुन से बात कर लो, तुम्हारा फ्रेंड भी है वो और तुम्हारी बात समझेगा भी। और मैं जाकर उर्मिला आंटी को समझाने की कोशिश करती हूँ। वो मेरा फ्रेंड है, इसीलिए अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त उसे समझाने के लिए नहीं किसी के साथ की ज़रूरत है। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसका दोस्त है या नहीं। लेकिन उर्मिला आंटी, नंदू तुम नहीं हो और इंडिया से भी नहीं हो, तो तुम्हें नहीं पता उनके सामने क्या बोलना है और क्या पॉइंट्स रखने हैं। इसीलिए ये काम तुम मुझे ही करने दो तो बेहतर है। नंदिनी ने इस बार उसकी बात पर हामी भरी। लेकिन इतने बड़े महल में मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? गौरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन से अर्जुन को कॉल लगाने लगा। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ हो तुम? उसने पूछा। इस वक्त सच में मुझे किसी से बात करने की सख्त ज़रूरत है, वरना मैं ओवर थिंकिंग करके पागल हो जाऊंगा। ऐसा करो, महल की छत पर आ जाओ। दूसरी तरफ से अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहकर गौरव ने कॉल कट कर दिया और फिर नंदिनी की तरफ देखकर कहा, वो महल की छत पर है और हाँ, फिलहाल उसे रावी को लेकर परेशान मत करना, वरना वो और भी इरिटेट हो जाएगा। नंदिनी ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया और वहाँ से सीढ़ियाँ ढूंढते हुए महल की छत पर जाने लगी। उसको जाने के बाद गौरव भी उर्मिला देवी से बात करने चला गया। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नंदिनी ऊपर पहुँची। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से वो थक गई। उसने देखा अर्जुन सामने खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। ये लोग महल में एक लिफ्ट क्यों नहीं लगवा सकते थे क्या? इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आता भी कौन होगा? नंदिनी ने हाँफते हुए कहा। वो धीमे कदमों से चलते हुए अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने किसी के आने की आहट सुनी। थैंक गॉड तुम आ गए यार, बोलते हुए अर्जुन पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन सामने गौरव की बजाय नंदिनी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठंडी हवा लेने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा उर्मिला आंटी से बहस होने के बाद तुम सोने जा चुके होंगे। और तुम्हें क्या लगता है उनसे बहस करने के बाद नींद आ भी सकती है? हमारी फैमिली में माँ मेरे सबसे क्लोज हैं और वही मुझे नहीं समझ रही। इससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती, अर्जुन ने उदास होकर कहा। जानती हूँ, तुम डायरेक्ट रावी से ही बात क्यों नहीं कर लेते? मैं उसे रिजेक्ट करके या कुछ भी गलत करके हर्ट नहीं करना चाहता। तुम तो बड़े समझदार निकले।
तुम्हारी इस बात पर तो मैं भी एग्री करती हूँ। हर इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है, तो हम कौन होते हैं उनमें गलतियाँ निकालने वाले। ज़रूरी तो नहीं हमारे सबके साथ में अच्छी बने। नंदिनी ने कंधे उचकाकर कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ओह, तो मिस लंदन मोटिवेशनल बातें भी करती हैं। डोंट कॉल मी दैट, मैं भी इंडिया से ही हूँ। उसके इंडिया से होने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, अच्छा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कहाँ से हो? बताती तो तब ना जब मुझे खुद को पता होता। मेरा बर्थ लंदन में हुआ है। मैं कभी अपनी फैमिली से नहीं मिली और इंडिया भी पहली बार आई हूँ। स्ट्रेंज, अर्जुन ने हैरानी जताई। कोई बात नहीं, तुम अपने मॉम डैड से सब कुछ पूछ लेना, और अब यहाँ आ ही गई हो तो अपनी फैमिली से भी मिल लेना। आई विश कि ये पॉसिबल होता। तुम मेरी छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस शादी से कैसे पीछे हटोगे? मैं खुद नहीं जानता। ये रिश्ता मेरे बड़े दादा साहब ने तय किया है और घर में कोई ऐसा नहीं है जो उनके किसी भी फैसले के खिलाफ जाए, अर्जुन ने बताया। उन्नति तो कह रही थी तुम्हारे बड़े दादा साहब काफ़ी मॉडर्न हैं और काफ़ी यंग भी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र क्या होगी। दिखने में काफ़ी यंग लगते होंगे ना। नंदिनी अर्जुन से बातें करे जा रही थी। बड़े दादा साहब का जिक्र होते ही अर्जुन एक अलग ही दुनिया में चला गया। वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य तैरने लगे, जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी और ऊपर की त्वचा नाक के बराबर थी, वो एक लकड़ी का सहारा लेकर पूरे महल में घूम रहा था। अचानक वो उसकी तरफ पलटा। उसे पूरी गर्दन पीछे घूम गई, लेकिन आगे का शरीर अभी भी सामने की तरफ था। उसे देखकर अर्जुन वहां से डरकर भाग गया। उन सब के बारे में सोचकर अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। नंदिनी ने उसके चेहरे के बदले भावों को देखा तो वो भी परेशान हो गई। क्या हुआ अर्जुन? आर यू ऑल राइट? नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। अर्जुन काफी घबराया हुआ था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी ने उसे शांत करने के लिए उसे गले लगाया और उसे सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। नंदिनी को लगा अर्जुन के परेशान होने की वजह शादी तय होना था, जबकि अर्जुन पुरानी बातों को सोचकर काफी घबरा गया था। बचपन में उसने इस महल में जो देखा था वो उन बातों को चाहकर भी नहीं भुला पाया था, और जब भी उनके बारे में याद करता उसकी हालत इसी तरह खराब हो जाती। दूसरी तरफ से गौरव उर्मिला देवी से बात करने के उनके पीछे गया। कमरे में वो अकेली थी। उन्हें अकेला पाकर गौरव उनके पास गया। उसने देखा उर्मिला देवी चेहरे पर परेशानी और आंखों में नमी थी। उनके हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें उनके और अर्जुन की फोटो लगी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आंटी? गौरव ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर उर्मिला देवी ने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और तस्वीर को बेड साइड पर रख दिया। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ गौरव को अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन का फ्रेंड होने के नाते मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो आपसे कितना क्लोज है। बोलते हुए गौरव ने वो तस्वीर उठाई जिसमें उर्मिला देवी और अर्जुन थे। उसने उसे देखकर कहा, लगता है हमारे कैप्टन साहब बचपन से ही माँ के लाडले रहे हैं। हाँ, रोहित अपने पापा का तो अर्जुन हमारा लाडला था। सब उसे ममास बॉय कहकर चिढ़ाते थे। उसके बावजूद वो हमसे दूर जाना नहीं चाहता था। आज भी कुछ होता है तो वो सबसे पहले हमें बताता है। उर्मिला देवी उसे अर्जुन के बारे में बता रही थी और आज भी उससे सबसे पहले आकर आपको ही बताया कि उसे रावे पसंद नहीं है। आंटी आप खुद सोचिए, जो लड़की उसे पसंद नहीं है वो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? बस यही सोचकर हमारा कलेजा छलनी हो जाता है कि हम चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अर्जुन के पापा अपने बड़े दादा साहब के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उर्मिला देवी ने अपनी लाचारी जताई। आंटी, जब आप अर्जुन को आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबको कन्विंस कर सकती हैं तो शादी क्या चीज़ है? मुझे अर्जुन ने बताया था कि जब उसने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा था तब सबने उसे मना कर दिया था। कोई भी उसके इस डिसीजन से खुश नहीं था। उस वक्त मैं सिर्फ आप थी जिन्होंने ना केवल उसका साथ दिया बल्कि बाकी के घर वालों को भी राज़ी किया। इस बार पूरा परिवार एक साथ है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको किसने कहा पूरा परिवार एक साथ है? घर के सारे बच्चे अर्जुन के साथ हैं। हमें बस आपका साथ चाहिए। क्या आप हमारा साथ देंगी? उसकी बात सुनकर उर्मिला देवी सोच में पड़ गई। एक तरफ उनका पूरा परिवार था तो दूसरी तरफ उनका लाडला बेटा अर्जुन। पिछली बार भी अर्जुन का साथ देने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आंटी प्लीज़, अभी भी टाइम है। अगर शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। की बात सुनकर उर्मिला देवी ने बिना वक्त ज़ाया किए सीधे हाँ कह दी।
हम आपके साथ हैं। उनके हाँ कहते भी गौरव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वहीं ऊपर नंदिनी के साथ अर्जुन को भी बेहतर महसूस हो रहा था। नंदिनी ने जब उसे गले लगाया तो उससे एक अपनापन महसूस हुआ। तभी अचानक महल में एक अजीब सी कर्कश ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कई सारी औरतें एक साथ विलाप कर रही हों। वो आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। जब वो आवाज़ महल के गलियारों से होते हुए तहखाने तक पहुंची तो तंत्र साधना में लीन सुभद्रा, सुनैना, सुकृति ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। वो जाग गई है, सोई हुई कुलवधुएं जाग चुकी हैं, सुभद्रा ने कहा। और ये इस बात का संकेत है कि इस बार हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इस बार हमारे कुल की नई वधू कोई और नहीं, चंद्रवंशी होने वाली है। ये सब इस विवाह को रोकने के लिए जागृत हुई हैं, लेकिन इन्हें काबू में करना हम बखूबी जानते हैं। सुकृति ने जवाब दिया। दोनों की बात सुनकर सुनैना ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, अब हम तीनों भी अमर हो जाएंगी और आम इंसान की तरह दिखने लगेंगी। हम भी आम इंसान की तरह जिंदगी बिता पाएंगी, हमारे राजा जी के साथ रह पाएंगी। हमें यहाँ इस तहखाने में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। उन लोगों के रुदन की ध्वनि बढ़ती जा रही थी, तो वहीं तहखाने में मौजूद सुभद्रा, सुनैना और सुकृति अपनी खुशियाँ मनाते हुए एक साथ में नृत्य कर रही थी। नंदिनी अर्जुन के साथ महल की छत पर मौजूद थी। अर्जुन खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। उसे सहारा देने के लिए नंदिनी ने उसे गले लगाया और सहलाकर उसे अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के साथ होने की वजह से महल की सोई हुई अतृप्त आत्माएं जागृत हो गई और वहाँ एक साथ जोर जोर से रुदन करने लगी। ये कैसी आवाज़ें हैं? उस आवाज़ की सुनकर नंदिनी काफ़ी घबरा गई। अर्जुन उससे अलग और इधर उधर देखने लगा। उन दोनों को वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतनी रात को ज़ोर ज़ोर से कौन रो रहा होगा? मुझे डर लग रहा है, कहीं ये महल हॉन्टेड तो नहीं है ना? नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, चलो चलकर देखते हैं। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों महल की दीवार की तरफ बढ़े और झुककर नीचे देखा। अर्जुन को सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन नंदिनी नीचे की तरफ देखकर बुरी तरह घबरा गई। अर्जुन, ये सब कौन है? उसने घबराई आवाज में कहा। वो डर से कांपने लगी। कहाँ? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन ने नीचे झुककर देखना चाहा, लेकिन नंदिनी ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पागल हो गए हो तुम? प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सब हमें मार देंगी। तुम किसकी बात कर रही हो नंदू? मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। अगर कोई होगा तो मुझे भी दिखाई दे जाएगा। अर्जुन ने नीचे झाँक कर देखा तो उसे फिर कोई नज़र नहीं आया। महल के आंगन में कोई मौजूद नहीं था। वो रोने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया? नंदिनी ने सोचा और अपनी तसल्ली के लिए फिर से नीचे की तरफ झाँका। नीचे देखते ही वो फिर से घबराकर पीछे हट गई। ये सब औरतें कौन हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं? इन्होंने अपना मुंह क्यों ढक रखा है? नंदिनी ने कांपती आवाज़ में कहा। हो सकता है तुम थक गई हो, इस वजह से तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, ये मेरा वहम नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब मैंने पहले भी कहीं देखा है। घबराहट में नंदिनी की आंखों से आंसू आने लगे। वो ये सब देखकर काफ़ी डर गई थी। अर्जुन ने उसे शांत करवाया, उसका हाथ सहलाकर कहा, शायद तुमने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, याद करो, या कोई बुक। उन्नति कह रही कि तुमने कोई अजीब कहानी पढ़ी थी जो प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई थी। तुमने उस कहानी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था, इस वजह से प्रतापगढ़ जाने की जिद कर रही थी। तुम जो भी बोल रही हो वो उसी बुक में लिखा हुआ था ना? बिना कुछ बोले उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। देखो, तुम्हें इस तरह की चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये सब हमारे दिमाग का गहरा असर डालती है। चलो मेरे साथ आओ, हम दोनों साथ में नीचे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर नीचे कुछ हुआ तो मुझे भी दिखाई दे जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने प्यार से कहा। नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे छत की दीवार के पास लेकर आया। उन दोनों ने नीचे की तरफ देखा, लेकिन इस बार नंदिनी को नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। इस बार कुछ दिखाई दिया? अर्जुन ने पूछा। नंदिनी ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर ना में सर हिला दिया। मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तुम कुछ देर आराम करोगी तो सब कुछ सही लगने लगेगा। लेकिन वो रोने की आवाज़ें, तुमने अपने डर में ध्यान नहीं दिया। वो सब आवाज़ ही तो कब के आना बंद हो गई। ये गांव अभी भी पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। हो सकता है गांव में किसी की यहाँ मौत हो गई हो और रोने के लिए रुदाली को बुलाया गया हो। अर्जुन हर तरीके से नंदिनी का डर कम करने की कोशिश कर रहा था। रुदाली? मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। नंदिनी ने हैरानी से पूछा।
सुनोगी भी कैसे? ये एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। जब घर में किसी की मौत होने पर रोने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था। उनका घर में आना अशुभ माना जाता था। पता नहीं कैसे कैसे कुप्रथाएं पुराने जमाने में फैली हुई थी, जिनमें से बलि देना भी एक थी। अचानक नंदिनी के मुंह से निकला, लगता है तुमने उस बुक को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, तुमने जो भी देखा है उस बुक में पढ़ा, उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना वो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अर्जुन ने उसे समझाया। नंदिनी को अर्जुन के कहने का तरीका अच्छा नहीं लगा। वो चिढ़ कर बोली, हाँ, जैसे इस वक्त तुम मुझे समझ रहे हो। मैं तुम्हें पागल नहीं समझ रहा, लेकिन तुम खुद बताओ, जो तुम बोल रहे हो या जो देखने का दावा कर रही हो, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बहुत नींद आ रही है और इस बारे में अभी बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। नंदिनी ने अर्जुन की बात को टाला और उसको वहीं छोड़कर वहां से नीचे चली गई। उसके जाने के बाद भी अर्जुन वहीं खड़ा था। उसने छत के नीचे से झांक कर देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, पर पता नहीं क्यों नंदिनी की बातों को झूठ पाने का दिल नहीं कर रहा। अर्जुन वहीं पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। शाम का समय था। महल के बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ किसी समारोह का आयोजन हो रहा था। इस वजह से महल को सजाया हुआ था और काफी सारे मेहमान भी इकट्ठा थे। अब हमें पकड़ कर दिखाओ अर्जुन, तो हमसे तेज नहीं दौड़ सकते, एक लड़का भागता हुआ बोला। अर्जुन उसके पीछे भागने की बजाय वो सीढ़ियों पर बैठ गया और चिल्लाकर जवाब में बोला, लेकिन हम आपको क्यों पकड़े रोहित भैया? हमें नहीं खेलना ये बोरिंग पकड़म पकड़ाई का गेम। बोरिंग गेम नहीं, बोरिंग आप हो अर्जुन भैया, एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया। इसी के साथ रोहित और एक छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़े। सही कहा तुमने कार्तिक, अर्जुन तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुमसे तेज तो उन्नति दौड़ लेती है। तुम यहीं बैठे रहो, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। रोहित ने उसे चिढ़ाया। रोहित को चिढ़ाते देखकर कार्तिक और उन्नति ने वैसा ही किया और फिर तीनों एक साथ अर्जुन पर हंसने लगे। उनकी इस हरकत पर जब उसे बहुत गुस्सा आया, उसने इधर उधर देखा। सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अर्जुन जल्दी से उसकी तरफ गया और वो पत्थर उठाकर रोहित की तरफ फेंका। अक्सर गुस्सा आने पर वो यही करता था, लेकिन आज बदकिस्मती से उसका निशाना बिल्कुल सही लगा। पत्थर रोहित के माथे पर जा लगा और उसके वहाँ से खून निकलने लगा। आह! रोहित दर्द से कराह उठा। ये क्या किया आपने अर्जुन भैया? हम आपकी बड़ी माँ से शिकायत लगाएंगे, आपने बड़े भैया को मारा, कार्तिक ने कहा। वो और उन्नति रोहित को संभालने में लगे थे। मौका देखकर अर्जुन वहाँ से डरकर भाग गया। माँ को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेगी, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमें नहीं खेलना उनके साथ, फिर क्यों वो हमें बेवजह परेशान करते रहते हैं? दौड़ते हुए अर्जुन खुद से बातें कर रहा था। खुद को बचाने के लिए वो महल के निचले हिस्से में चला गया। वो नीचे बने तहखाने की सीढ़ियों में जाकर छुप गया। उसे पता था इस जगह पर ज़्यादा लोग नहीं आते थे। जब रात को सब एक साथ होंगे तब मैं वहाँ चला जाऊँगा, सबके सामने माँ मुझे डांटेगी भी नहीं, अर्जुन ने खुद से कहा और रात होने का इंतजार करने लगा। देर में उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। ऊपर रोहित के चोट लगने और अर्जुन के गायब होने की वजह से हड़कंप मच गया। इन सब से बेखबर अर्जुन अभी भी वहाँ पर आराम से सोया था। रात के दूसरे पहर में यकायक उसकी आंख खुली तो उसने खुद को तहखाने की सीढ़ियों पर पाया। ये लाइट कहाँ से आ रही है? अर्जुन की नज़र सामने की तरफ पड़ी, जहाँ पर हल्की रोशनी थी। कहीं यहाँ कोई सीक्रेट हाउस तो नहीं जो अक्सर मूवीज में बनाया जाता है? अगर ऐसा है तो हमारे बहुत काम आ सकता है। अर्जुन के चेहरे पर चमक थी और वो उस रोशनी का पीछा करते हुए उस दिशा में जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा सामने तहखाने में मशाल जलाकर रोशनी की गई थी। वो छुपकर सामने की तरफ देखने लगा। बीच में हवन कुंड जला हुआ था। उसके सामने 3 कंकाल बैठे थे, जिन्होंने औरतों के कपड़े पहन रखे थे। सामने एक और कंकाल मौजूद था, उसने आदमी के कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर अर्जुन बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकली। जैसे ही वो चीखा, उन चारों की नजरें उस पर पड़ी। उनकी आंखें सुनहरी चमक रही थी। बचाओ! चिल्लाते हुए अर्जुन वहां से भागने लगा। भागते हुए वो वहां से सीढ़ियों में फिसलकर गिर गया। वो डर से कांप रहा था। माँ, प्लीज़ हमें यहाँ से ले जाइए, अर्जुन ने रोते हुए चिल्लाया। उसने देखा अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा साक्षात मौत उसके पास खड़ी है। क्या हुआ अर्जुन? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अर्जुन जल्दी से मुड़ा और सामने मौजूद आदमी से लिपट गया। बड़े दादा साहब, हमें बचा लीजिए, अर्जुन दौड़ते हुए बोला। सामने प्रताप सिंह मौजूद थे। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उसने आंखें खोलकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सामने प्रताप सिंह कंकाल के रूप में मौजूद थे। जैसे ही अर्जुन उनके गले लगा, उन्होंने इंसानी शरीर धारण किया और उसे सहलाने लगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे, और आप इतना डर क्यों रहे हैं? उन्होंने नरमी से पूछा। दादा साहब, हमें यहाँ नहीं रहना, वहाँ भूत है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है।
लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। चलिए ऊपर चलते हैं। नहीं, हमें यहाँ से नहीं जाना। हमने गलती से रोहित भैया के को पत्थर मार दिया, माँ हमें बहुत डांटेगी। अर्जुन अभी भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रताप सिंह ने उसे गोद में उठाया और ऊपर ले जाने लगे। वो सब देखने के बाद अर्जुन की हालत खराब थी। वो बुखार से तप रहा था। उसकी हालत देखकर उर्मिला बुरी तरह घबरा गई। अर्जुन नींद में बस एक ही बात बड़बड़ाया जा रहा था कि तहखाने में भूत है। उस रात के बारे में सोचकर अर्जुन को हल्की कपकपी महसूस हुई। उसके मन में अभी भी वो दृश्य की दहशत बनी हुई थी। क्या सच में नंदिनी सही कह रही है? उस दिन हमने जो देखा वो भी काफ़ी अजीब था, लेकिन सबने उसे हमारा वहम समझकर भुला दिया। मुझे इस बारे में माँ से बात करनी चाहिए। तब मैं बच्चा था, इस वजह से मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो तहखाना तो अभी भी मौजूद होगा। मैंने जो देखा वो मेरा वहम या कोई भ्रम नहीं था। वहाँ सच में कुछ अजीब मौजूद था, जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरा दिमाग दर्द से फटने लगता है। अर्जुन ने खुद से कहा। उसने उसे एक बार फिर नीचे की तरफ जाकर देखा ताकि उसे कुछ दिखाई दे सके, जैसा नंदिनी ने बताया था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तब हमारी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था और आज आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस महल में कुछ तो अजीब मौजूद है, जिसे देखने के लिए खास होना ज़रूरी है। जो भी हो, इस बार मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। अर्जुन ने मन ही मन निश्चय किया, वहाँ से नीचे चला गया। सुबह उर्मिला अर्जुन को मनाने के लिए उसके कमरे में गई। उनके हाथ में चाय और नाश्ता था। वो उसे जगाने के लिए कमरे में आई थी। जैसे उर्मिला ने अर्जुन के कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा अर्जुन सोने की बजाय लैपटॉप में लगा था। हमें लगा आप अभी तक सो रहे होंगे। उर्मिला बोलते हुए उसके पास आकर बैठ गई। हमने ब्रेकफास्ट में आपका फेवरेट टोस्ट और अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू माँ, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसका ध्यान अभी भी लैपटॉप में लगा था। उसने उर्मिला की तरफ देखा तक नहीं था। अभी तक नाराज़ है अपनी माँ से, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और उर्मिला की तरफ देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे रावी से शादी करने के लिए रीजंस देने आई हैं तो मैं पक्का आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। उसके बात सुनकर उर्मिला हल्का मुस्कुराई। वैसे लड़की अच्छी है, हम नहीं जानते तुम्हें क्यों नहीं पसंद आई। टू बी कंटिन्यूड। क्या अर्जुन सच का पता लगा पाएगा कि तहखाने में क्या क्या राज मौजूद हैं?